हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स के सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म के सेकंड पार्ट के बारे में। इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में। आप बच्चे साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में। हाउ डज द फेडरल सिस्टम वर्क? भारत में संघीय व्यवस्था मात्र संवैधानिक प्रावधानों या कानूनों का निर्माण करने से सफल नहीं हुई है, बल्कि इसकी सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत में संघीय व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित करने में जिसने अहम रोल अदा किया है, जिसकी मुख्य भूमिका रही है, वो है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति। यहाँ के जो राजनीतिक दल थे उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारत में संघीय व्यवस्था लागू हो पाई है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में होना सुनिश्चित हुआ है। अब उन बातों पर विचार करते हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में किस प्रकार संघीय व्यवस्था स्थापित हो पाई है। The federal system in India has not been successful only by framing constitutional provisions or laws, but its success will have to be attributed to the character of democratic politics here. This has ensured respect for diversity of federalism, respect for diversity, and the desire to live together in our country. Let us now consider the things that show how the federal system has been established in India. तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भाषाई राज्य के बारे में, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का भी गठन हुआ। ये जो गठन था ये भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। तो इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। तो इन तीन राज्यों का जो गठन किया गया वो न सिर्फ भाषा के आधार पर था, बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नता को मद्देनजर रख के किया गया। After independence, the boundaries of many old states of India changed in the 1950s. This was done to ensure that people speaking one language come to one state. After this, some other states were formed not only on the basis of language, but also to highlight and respect the diversity of culture, geography, and ethnicities. This includes states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. नेक्स्ट है भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, मतलब कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, मतलब हिंदी को मिलाकर भारत में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। In our constitution, no one language was given the status of national language. Hindi is considered as the official language, but Hindi is the mother tongue of only 40% Indians. So many other measures were taken to protect other languages. Apart from Hindi, 21 other languages have been given the status of scheduled language in the constitution. नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव से संघवाद मजबूत हुआ है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य की सरकारों की शक्तियों को बांट रखा है, फिर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर प्रभाव डाल सकती है।
हमने पहले भी पढ़ा था कि केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा पावरफुल है, उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तियां निहित हैं। 1990 के बाद की अवधि में देश में के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन सरकार कौन सी सरकार होती है? जब इलेक्शन के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो कई सारी राजनीतिक दल मिलकर एक बड़ी पार्टी या फिर एक मिलीजुली सरकार का निर्माण करते हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी और इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के बाद गठबंधन की सरकार। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। Federalism has been strengthened by the constant changes in the center-state relations. The Indian Constitution had shared the powers in the central and state governments. Yet the central government can influence the state governments. In the period after 1990, many regional parties emerged in the states of India. A coalition government started at the same time in the center. Because no single party got a clear majority in the Lok Sabha, so the major national parties had to form a government by forming an alliance. This led to a new culture of sharing power and respecting the autonomy of state governments. भारत में भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत जो है वो ये बहुत सारी विविधताओं वाला देश है, तो इसमें भाषाई विविधता भी एक है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसी कारण यहाँ भाषाई विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग 1500 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, राजस्थानी और भीली आदि। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक मान्यता दी गई है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, किंतु यह भाषा कितने लोगों की मातृभाषा है? 40% लोगों की है। तो अंग्रेजी केवल 0.2% लोगों की ही मातृभाषा है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आदि कई भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। भारत में भाषाई विविधता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता को कायम रखा गया है। मतलब इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत की अखंडता और भारत की एकता और अखंडता में कोई कमी नहीं आई है। There are many types of languages spoken in India. This is the reason why linguistic diversity is found here. There are more than 1500 languages spoken in India, such as Bhojpuri, Magahi, Bundelkhandi, Rajasthani and Bhili, etc. Constitutional recognition was given by including 22 languages in the 8th schedule. The largest language is Hindi, but this language is the mother tongue of only 40% of the people. English is the mother tongue of only 0.2% of the people. Assamese, Bangla, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu, etc. Languages are recorded in the 8th schedule of the Constitution. Despite the linguistic diversity in India, the unity of the country has been maintained. अब हम जानेंगे भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है?
सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। भारत एक विशाल देश है, इसके कुछ प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और कुछ इसके राज्य तो इतने बड़े हैं कि चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो या फिर जनसंख्या के हिसाब से हो, तो वो यूरोप के कुछ स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश ये रूस है, रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत थी। इसके परिणाम स्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। When powers are taken from the central and state governments and given to local governments, it is called decentralization of power. India is a big country. Uttar Pradesh is larger than Russia in terms of population. Maharashtra is almost equal to Germany. There was a need to share federal power in India at 3 levels. This resulted in the federal structure of 3 levels of government. The third level is called local governance. A major step towards decentralization was taken in 1992 by amending the constitution, which third level of democratic governance was made more powerful and effective. तो अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरे लेवल की जो सरकार हमारे पास आई, जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? तो स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। किसी जिले की सभी ग्राम समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ये जो संस्था है, ये जो पंचायतें हैं, ये गांव में काम करती है, या पंचायत समिति है ये गांव में होती है, और ठीक ऐसी ही व्यवस्था शहरों में भी होती है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो है वो शहरों में भी काम करती है, और शहरों में इन्हें क्या कहा जाता है? नगर पालिका इसे कहा जाता है। नगर पालिका होती है शहरों में। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है, और नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। The structure of local governance is up to the district level. Panchayat Samiti is formed by joining several Gram Panchayats. A district council is formed by combining all the village committees of a district. The head of the district council is the political head of this council. Thus, local governing institutions also work in cities. Cities have municipalities. Municipal corporations are formed in big cities. Municipality heads are the political heads of the municipality. Such an officer of the municipal corporation is called the mayor. This new system of local governments is by far the largest use of democracy in the world. भारत और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था की एक मिलती जुलती विशेषता और एक उससे अलग विशेषता। A similar feature and a distinct feature of the federal system of India and Belgium. हम इन दोनों देशों की एक मिलती जुलती विशेषता या अलग विशेषता के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि इन दोनों ही देशों में संघवाद है। तो सबसे पहले जानते हैं समान विशेषता के बारे में, सिमिलर फीचर के बारे में। भारत और बेल्जियम दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं, जिनमें 2 प्रकार की सरकारें हैं। इन दोनों सरकारों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये दोनों में एक समानता है। Both India and Belgium have federal governments with 2 types of governments. In both these governments, the central government is more powerful than the state governments.
तो अब हम जानेंगे अलग विशेषता के बारे में कि इसकी इन दोनों देशों की अलग अलग विशेषताएं क्या हैं। डिस्टिंक्ट फीचर के बारे में, बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें हैं। पहली केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकारें तथा तीसरे प्रकार की जो सरकार है उसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक सरकार उसे कहा जाता है। सामुदायिक सरकार जो कि एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। इस सरकार को शैक्षिक, सांस्कृतिक, भाषाई आदि मुद्दों पर कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु भारत में बेल्जियम की तरह कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। ये दोनों की एक अलग विशेषता है। There are 3 types of governments in Belgium. First, central government, second, state governments, and third type of government is community government, which is elected by people of a linguistic community. This government has a wide range of powers on issues like educational, cultural, linguistic, etc. But India has no community government like Belgium. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। साथ ही हमने पढ़ा भारत में भाषाई विविधता के बारे में और भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा सिविक्स का सेकंड चैप्टर खत्म होता है। इसके हमने फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 2 चैप्टर्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कि सिविक्स का क्वेश्चन बैंक होगा। तो कल के नए वीडियो के साथ, सिविक्स के क्वेश्चन बैंक के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।